चलो ध्यान से देखो, हम लोग चैप्टर नंबर कर रहे हैं 1। हिस्ट्री में हम लोग 3 चीजों के बारे में जान गए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में पूरा का पूरा आदिमानव लोग के बारे में था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में खेती हुई थी, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ हो चुका था, यानी कि उसके हथियार कैसे हो चुके थे, नुकीले और छोटे हो चुके थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी। इसके बाद ताम्र पाषाण काल ही आगे जब बढ़ा तो प्रोटो हिस्ट्री कहलाया, और प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को सभ्यता देखने को मिलती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी 1921। किस नदी के किनारे था हड़प्पा सभ्यता? रावी नदी के किनारे। ठीक है, फिर वो जैसे मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था, और सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो गढ़ था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्या कह सकते हैं उसको, शहर जो था, वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है पता है? सूती वस्त्र, श्रमिक आवास की पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़क, पशुपतिनाथ का मंदिर, और मोहर, तांबे का ढेर, नर्तकी, कांसे की नर्तकी, ब्रॉन्ज का, है ना, कांसे की नर्तकी, और मृतकों का टीला। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा में। कब्रिस्तान हड़प्पा में, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, और श्रमिक आवास हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा, विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो में, विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग को। फिर वैदिक सभ्यता हुआ था, आर्यों का आगमन क्या कहलाता है? वैदिक सभ्यता। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, 4 गो आश्रम थे, 4 गो आश्रम का नाम बताइए। ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 तक, जन्म से लेकर 25 तक। उसके बाद गृहस्थ 25 से लेकर 50 तक, और उसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में 50 से लेकर 75 तक, और उसके बाद सन्यासी 75 से लेकर 100 तक बता दिए थे। हो गया था ये सब। पिछले क्लास में हम ये भी पढ़ा दिए थे, देखिए आदिमानव के कुछ प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं, इसमें पूरा पाषाण काल के बारे में बताता है, यानी हिस्ट्री की जानकारी हम लोग को यहाँ से मिल जाती है। और याद करिए, आप लोग को 10th क्लास से भी एगो बताए थे कि नौ पाषाण काल क्या दिया था, एगो हिस्सा जो हिस्ट्री की जानकारी हम लोग म्यूजियम से भी ले सकते हैं। म्यूजियम है ना, संग्रहालय, जैसे वस्त्र संग्रहालय, नृत्य संग्रहालय, उसके बाद, और जैसे हम लोग के कलकत्ता में नहीं है संग्रहालय म्यूजियम, तो म्यूजियम से भी जान सकते हैं। ये सब आप लोग को, ये गडासा, खंडक, एवीवली हस्तुकार, हस्तकुटार, और उसके बाद एसुली हस्तकुटार, दक्षिणी, इसको ब्रूनीन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्रोत कहाँ मिलते हैं? र्यून्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? र्यून्स। र्यून्स जिसको खंडहर कहते हैं। जैसे खंडहर कहाँ पे मिला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का खंडहर कहाँ मिला हुआ है? देखो, अभी हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हिस्ट्री का जानकारी हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, हिस्ट्री की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के प्रामाणिक जानकारी हमें निम्नलिखित पुरातात्विक अवशेषों से मिलता है। याद करिए, आपको कार्बन 14 बोले थे, कार्बन 14, ऐसे कुछ याद आ रहा है? कार्बन 14 बोले थे। कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग करके क्या किया जाता है? पुरातात्विक हिस्सों को हम लोग निकाल सकते हैं। आपको याद करिए, ये भी बताए थे कि जब मान लो ये घर ढह गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। तो ये पूरा मलबा जो होगा वो हम लोग के ऊपर होगा, तो जब पूरा तात्विक वाले आएंगे, खोद काट के निकालेंगे, तो हमारी हड्डी थोड़ी सी अलग टाइप की दिखाई देगी, थोड़ा सा ज्यादा एजेड दिखाई देगा, तुम लोग का हड्डी एकदम पूरा नॉर्मल नॉर्मल दिखाई देगा। तो बोले जाएगा कि इतना बच्चा यहाँ पे आखिर कर क्या रहा था। किताब उताब, पुस्तकों पुस्तकों का कुछ साक्ष्य मिलेगा, ये हाई टीवी उवी मिलेगा एकदम बढ़िया से ना, या तो यहाँ पे फिल्म थिएटर होगा, थिएटर में बैठ के देखता होगा। वो लोग क्या है, पता लगाएगा ना, या तो थिएटर में बैठ के देखता होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा, पंखा उंखा सब लगा, किताब उताब लगा हुआ है, तो पक्का थिएटर नहीं है। थिएटर में थोड़ी किताब उताब लेके जाएगा। इतनी सारी किताबें मिली हैं, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एगो ये क्या कहते हैं, अरे इतना सारा कप मिला है। ठीक है, जरूर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता होगा, छोटका छोटका बचवा लोग होगा, ये मास्टर साहब होंगे, पढ़ाते होंगे। ठीक है, कुछ पैसा वैसा भी मिलेगा उन लोगों को। समझ में आया कि नहीं है? पैसा कोनो अच्छा हिसाब से रख पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो वो नगरीय सभ्यता के बाद धीरे धीरे करके जो खंडहर मिले थे, उस खंडहरों को हम लोग गुफाएं कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम आदिमानव के द्वारा बनाया गया, मतलब बनाया क्या गया, वो प्राकृतिक था, उसी में आदिमानव क्या करते थे? रहते थे। ठीक है,
तो साक्ष्य जो मिलते हैं ना, उसी से हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। हम लोग आइडियाज ऑफ द हिस्ट्री जान सकते हैं वहां से, जो साक्ष्य मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं। समझ में आ गया? जैसे बताइए तो, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, और बताइए कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा में क्या मिला है? चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बढ़िया। और बताइए भीमबेटका, भीमबेटका बता सकते हैं? भीमबेटका में क्या मिला है? अरे चित्रकारी नहीं मिला है, चित्र किसके द्वारा बनाया गया? आदिमानव के द्वारा बनाया गया चित्रकारी। अच्छा, और बताओ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में क्या हुआ था? पहली बार खेती हुई थी। तो जौ का भी साक्ष्य मिल सकते हैं, और किसकी? गेहूं की। सबसे पहले लोग क्या उगाया था? जौ, बार्ली जिसको कहते हैं, ठीक है, व्हीट, बार्ली एंड व्हीट, ओके, बार्ली एंड व्हीट। भीमबेटका कहां पर? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन सा? बुर्ज होम। यहाँ पे क्या मिला है? गुफा मिला है। कोलडीवा में क्या मिला? उत्तर प्रदेश के कोलडीवा में चावल के साक्ष्य मिले, यानी कि वो बहुत पुराने थे, साक्ष्य मिल गए। लोग सोचते हो कैसे मिल गया, इतना दिन तक चावल भात नहीं बना? नहीं बाबू चावल भात कैसे बनेगा जब तक उसनाएगा नहीं? उसनाएगा तब ना भात बनेगा। चावल जो थे, जो राइस के जो दाने मिले थे ना, वो बहुत पुराने थे। और एक ही को राइस मिलेगा, एक ही को दाना खाता है, बहुत सारे राइस होंगे, कोई गल गया होगा, कुछ नहीं गला होगा, नहीं असर है, ठीक है। हम सोचते हैं कितना डीपली हम समझा दे, लेकिन बेटा लोग हंसने लगता है, "हे, चावल के साक्ष्य मिले हैं, भात का ही नहीं बना"। हम जानते हैं दिमाग में क्या चलता होगा तुम लोग का। चावल उतना दिन तक उसना नहीं, भात नहीं बना, आखिर कोई बना के खाया का ही नहीं। अरे भाई कोई बाबू वबू खाता होगा, वो लोग का बचवा वचवा खाता होगा, गिरा देता होगा, मम्मी गिर गया, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, मिल जाता है चावल के साक्ष्य। आगे देखो, और क्या मिलते हैं बाबू? चित्रलिपि मिलता है, फोटो पिक्टोग्राफी कहते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। चित्रलिपि कहाँ पे? भीमबेटका। मुद्राएं मिली है, कॉइन्स मिला है। सील मोहर, सिंधु सभ्यता में सील मोहर नहीं थे? फारस की खाड़ी से फारस का एक सील मोहर था, एक सींग वाला गेंडा, याद है? एक सींग वाला गेंडा निकला था, वो था, वो मिले थे। और क्या मिला है? खुदाई के दौरान व्यवहार में लाई गई दैनिक वस्तुओं को वैज्ञानिक अध्ययन और समीक्षाओं के लिए किया जाता है। अच्छा, कुछ पुरातात्विक खोज भी मिला है। पुरातात्विक, जैसे रेडियो कार्बन पद्धति एक मुख्य कम क्या लिखा? कमजोरी। पुरातात्विक स्रोतों के लिए ये घटनाक्रम सटीक वर्णन नहीं कर पाता है। पुरातात्विक वाले लोग सही घटनाक्रम नहीं बता पाते हैं, लोग लगभग में बताते हैं, हमेशा अप्रॉक्स में बताते हैं। अच्छा, लिखित इतिहास के भी प्रकार मिलते हैं, यहीं से पढ़ाना था। लिखित इतिहास, जिसको फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं। लिखित इतिहास में ध्यान से देखो, भारत में लिखित इतिहास की शुरुआत आर्यों के आगमन से मानी जाती है, जिसके साथ ही वेदों की रचना और इसके दौर में शुरू हुआ था। इसे मुख्यतः दो शीर्षकों में देखा गया है। एक कार्विंग स्क्रिप्ट, उत्कीर्ण लिपि, एक ठो कार्विंग स्क्रिप्ट। कार्विंग स्क्रिप्ट किसको कहते हैं? जो गुफाओं की दीवारों पर अंकित किए जाते थे, जैसे पशु, पशु और शिकार, ठीक है, एनिमल्स, और उसके बाद उसका क्या करना? शिकार करना, ठीक है, जिसको आखेट कहते थे। हिंदी में क्या कहते हैं? आखेट, समझ? और शिकार करना, तो ये इसको क्या कहते थे? आखेट कहते थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आखेट कह सकते हैं, आखेट, ठीक है। तो मानव क्या करता था? पहले आखेट करता था। जैसे आदि मानव लोग जो होते थे, वो लोग हाथ में नहीं, ऐसे देखो तीर भाला ले लेता था, अरे भाला भाला, ए रमेश चल रे मारे के बाद, ठीक है, वैसे तो उसके पीछे पीछे झुंड बना के जाते थे लोग। तो वो क्या होता था ना, आखेट करते थे लोग। दूसरा क्या होता था? पशुओं का चित्र बनाते थे। अब पशु कैसा चित्र बनता था? एकदम आराम से, ये हाथी है, जो देख लिया ऐसे, अरे बहुत अच्छा चित्र नहीं तो था आज के जैसा कि हाथी एकदम पूरा एकदम भयानक टाइप का बना देगा, वैसा नहीं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे बनाया जाता था। भीम बेटका में देखोगे उसमें मिल जाएगा। कोनो घोड़ा पे बैठ जाता था, कोई जानवर पे बैठ गया, तो जैसे मान लो कि कोई बाबू जानवर पे बैठ गया, आदि मानो हु, हु, हा, हु, चलो लेके जाओ, गिरा दो उसको सामने। तो वो क्या होते थे ना, सब देखा जाता था, तो वो लोग क्या करते थे? आते थे, और जो भित्ति होती थी, भित्ति अभिलेख मतलब कि जो दीवारों के अंदर अंकित जिसको किया जाता था, वो पशुओं का और शिकारों का, तो वो लोग उसी पे जाके क्या बना देते थे? एक इमेज बना देता था। उसी को क्या कहा गया? कार्विंग स्क्रिप्ट कहा गया, ठीक है। इसकी भी जानकारी मिल जाती है। और क्या जानकारी मिलती है बाबू?
और क्या जानकारी मिलती है? पहाड़ों के गुफाओं में जानकारी, गुफाओं की दीवारों पर, मंदिरों पर, पत्थरों पर राजाओं के आदेश, युद्ध कथाएं, धार्मिक वारनियां और व्यापार के दृश्य खोदे गए थे। ठीक है, जैसे आपको सोमनाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे पत्थरों में खुदा हुआ ना, बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे, उसमें लिखा हुआ मंत्र दिखाई देगा, वो सब आज भी दिखाई देता है, बहुत पुराने हैं वो सब। उसके बाद प्राचीन सिक्कों से और मुद्राओं से, कॉइन्स से, तो क्या कहते हैं? कॉइन्स, जिसको याद करो बोला जाता था, कॉइन्स बोला जाता था, और साथ साथ उसको बोला जाता है इनको मुद्राएं दो, असरफियां दो, सोने और चांदी से नहला दो पूरा, ये हमारा जान बचाया है। ठीक है, तो राजा महाराजा लोग उसको कह देता था मुद्राएं दो लाके, पैसे से नहलवा दो इसको एकदम पूरा। कितना पैसा चाहिए? तो अकबर क्या करता था, जब पैसा दान देना था ना, तो एक तराजू पे वो बैठ जाता था, एक तरफ पे जितना वो केजी का था उतना केजी का सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब रखता था और दान दे देता था अकबर। ठीक है, ऐसे खतरनाक दान देता था, इसीलिए जलालुद्दीन अकबर नाम है उसका। ठीक है, अकबर ऐसे दान देता था। इस कंडीशन के अनुसार से कॉइन से भी हम लोग को क्या मिल जाता है? साक्ष्य मिल जाते हैं। अब बहुत छोटे छोटे कॉइन थे, सोने की मुद्राएं होती थी। देखो, सोने का मुद्रा होता था, तुम कौन ख्याल में डूबा हुआ है, तुमको भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चांदी के तुम्हारे साक्ष्य मिलते थे ऐसे खतरनाक। उसके साथ साथ पहले पहले कौड़ी चलते थे, कौड़ी, कौड़ी समझते हो, जो शंख टाइप के होते छोटे छोटे, तो कौड़ी चलता था। जिसके पास सबसे ज्यादा कौड़ी निकाल के दे देता, ले कौड़ी, ठीक है, ये कौड़ी, कौड़ी 2 कौड़ी की 5 कौड़ी, बताओ। ठीक है, फिर दाम चलता था, दाम, फिर रियाल चलता था, ऐसे करके बहुत सारे पैसे के नाम थे। तो कौड़ी देता था निकाल निकाल के, 2 केजी अनाज का 2 कौड़ी दाम। ठीक है, 5 सेर अनाज का कितना कौड़ी दाम? 2 कौड़ी, तो 2 कौड़ी का दे देता था। अब किसी के पास फूटा रहता था, तो उसी को कहा गया फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास, तो वही मुहावरा बन गया। देखो हिंदी में पढ़ा दिए हम, फूटी कौड़ी भी नहीं है, हिस्ट्री में हिंदी घुसा दिए। क्या होता है? फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो फूटी कौड़ी का मतलब क्या है? किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं। ठीक है, कोई कोई नहीं बोलता है फूटी कौड़ी भी नहीं है रे जेब में, एक भी पैसा नहीं है, काले का पैसा, हम तो खुदे भिखमंगा बैठल है। तो कॉइन्स होते थे। अच्छा, और कहाँ से साक्ष्य मिल सकते हैं? पत्तों या छालों पर लिखी गई पांडुलिपि। पांडुलिपि उसको कहते थे ना, जो पेड़ की छाल निकालते थे, तो पांडुलिपि। जैसे अभी हम लोग की लिपि लिपि कौन सी है? देवनागरी, है ना? अरे देवनागरी है, इधर से इधर की ओर जो लिखते हैं ना उसको देवनागरी कहते हैं, और जो इस साइड से लिखते हैं उसको फारसी कहते हैं या उर्दू कहते हैं, इस साइड से जो लिखते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग जो मतलब अपने जो लिखते हैं वो इस साइड से उल्टा लिखते हैं। अब क्या पता ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये नहीं पढ़ पाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। लिखा लेकिन बेटा पढ़ ही नहीं पाए, क्या है ये? प्रोटो हिस्ट्री। जो भी अच्छा लगा बस लिख दिए, क्या? अब मान लो कोनो आदि मानव लिखा होगा, अ, अंग्रेज लोग पढ़ा होगा इसको, ये क्या लिखा है रे? तीर धनुष बनाया है, तीर धनुष, तीर धनुष भी लिख दिया लेकिन उल्टा लिखा है। ठीक है, तारे जमीन पर होते थे वो लोग। आदि मानव लोग तारे जमीन पर होता था, 9 में 2 जोड़ के 81 कर देता था। ठीक है, तो देखो, अरे बाबू सुनो, पांडुलिपि पहले ऐसे पेज पे नहीं होता था, वो पेड़ की छाल होती थी, और उस पेड़ की छाल पे ही सब लिखते थे, संस्कृत भाषा में, कोई भी लिपि में, फारसी लिपि में, ठीक है, उर्दू लिपि में। ऐसे उर्दू तो कोई लिपि नहीं, भाषा है, तो फारसी में, रोमन में, रोमन जब अंग्रेज लोग आए तब, और उसके पहले संस्कृत में लिखा जाता था, तो संस्कृत पांडुलिपि में लिखी गई थी, छालों पर, पत्तों पर। ये कैसे साक्ष्य मिलते हैं? फॉसिल से, जीवाश्म, फॉसिल से साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, फॉसिल्स नहीं समझते हो? देखना, कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर कोई अगर पत्ता आ गया, तो उस पत्ते का ना छाप उस पत्थर पे पड़ जाता था, तो वो जो छाप पड़ा हुआ है ना उससे पता चल जाता है कि ये पत्ता कितना पुराना था। कार्बन डेटिंग इतना खतरनाक चीज है। ठीक है, तो उस फॉसिल से पता चल जाता था कितना पुराना है। पत्थरों पे लिखा गया है, कि पत्थरों पे भी लिखा गया है, अशोक के समय सबसे ज्यादा शिलालेख लिखे गए थे पत्थरों के, पेपरों पर नहीं मिला तो किस पे लिखेंगे? अपना इतिहास बताना है ना दूसरों को। हम इधर लड़ने गए थे, उधर लड़ने गए थे, कलिंग लड़ने गए थे, बच्चों बच्चों को मारे थे, काट दिए थे पूरा, तो राजा अपना इतिहास नहीं बताएगा? तो राजा क्या करता था? पिलर देखा, पिलर है पत्थर का, पत्थर कटवाओ, पत्थर काट के इस पे लिखवाओ,
अशोक सम्राट, मैं अशोक सम्राट कलिंग युद्ध में जब लड़ा तो वहां बच्चों बच्चों को मारा, लेकिन उस जगह पे मेरा भतीजा आया और मुझे एकदम कन्वर्ट कर दिया किसमें, बौद्ध धर्म में। मैं चेंज हो गया और मेरा पूरा का पूरा तलवार जो था वो फेंक दिया। उसके बाद मैंने कभी लड़ाई युद्ध नहीं लड़ा। अशोक अपना तलवार छोड़ दिया। कलिंग में इतना मार मारा था, कलिंग अभी जिसको उड़ीसा कहते हैं, ठीक है, उड़ीसा में आया था पूरा अशोक सम्राट, सम्राट अशोक। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग को बताओ, पुस्तकों से भी जानकारी मिल जाती है कि नहीं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है? पुस्तकों से जानकारी मिल जाती है, पांडुलिपि से जानकारी मिल जाती है। पांडुलिपि लिखी गई थी सबसे खतरनाक आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। जब बख्तियार खिलजी आया था, जला दिया था 1198 ईस्वी में, जला दिया था। और उसमें लगभग 6 महीने तक, 5 से 6 महीने तक पूरी किताबें जली थी, ताकि इतिहास पता ना चल जाए इन लोगों का, मतलब भारतीय इतिहास पता ना चल जाए, केवल मुस्लिमों का इतिहास रहे। मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया था? बख्तियार खिलजी। और जब आया ना तो बहुत बीमार पड़ा था, तो यहाँ पर आकर नालंदा विश्वविद्यालय में जाता है। उस समय का सबसे दो गो सबसे बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज थे। नाम था उसका तक्षशिला, जो अभी कहाँ है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। और एक ठो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी है, देखना एकदम रिनोवेशन किया हुआ है, मोदी जी कराए हैं अभी रिनोवेशन, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। सुनो, वहां पे पांडुलिपि लिखते थे लोग, नालंदा विश्वविद्यालय दिखाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना बाबू, बहुत खतरनाक था, बहुत बड़े वाले हिस्से पे फैला हुआ था। तो बख्तियार खिलजी आता है, बोलता है बाप रे बाप, इतनी सारी पुस्तकें, लगभग 12-13 हजार पुस्तकें थी उसमें, और सब पांडुलिपि पे लिखा गया था, पेड़ की छालों पर। अब जानबे करते हो, पुस्तक पेड़ की छाल पे लिखा जाएगा तो इतना मोटा मोटा हो जाएगा। ग्रंथ थे उसमें, ठीक है, और हर एक चीज का इलाज होता था, हर एक चीज का। चाहे तुमको आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, चाहे कॉमर्स पढ़ना है, सब के सब उसमें किताबें थी। और ऐसा विश्वविद्यालय कहीं पर भी नहीं था, पूरे विश्व में नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग बाहर बाहर से आते थे, और आज हम लोग बाहर बाहर जा रहे हैं। बाहर विदेश से आते थे उस समय पढ़ने लोग यहाँ पर, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। एगो जलन होता है ना किसी को, बख्तियार खिलजी को जलन था, किस चीज का बताए, पहले इसको देख लो पहले। कुछ भी लिख दो, नालंदा आ जाएगा। देखो, ये है नालंदा, ये दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो था ना, यहाँ पे गुरुजन लोग बैठते थे, यहाँ गुरु गुरु लोग बैठते थे, और यहाँ पे उनका चेला लोग बैठता था, चेला चपाटी, समझ में आया? और यहाँ पर इस साइड में उन लोग के घर होते थे, और ऊपर में मड़ई टाइप का छाप, मड़ई समझते हो, बिचाली उचाली से छाप देता था, और प्लास्टिक प्लास्टिक लगा देता था। फिर मिट्टी उट्टी एकदम बढ़िया तरीके से उसमें करके, और उसके बाद उस दिया के एक कूप टाइप का होता था, दिया रख देता था, उसी में पढ़ते थे लोग। तो स्टूडेंट जो होते थे ना वो विदेश से आते थे, जिनको हॉस्टल टाइप का रहना चाहिए था, इधर ही रह जाते थे हॉस्टल में, तो हॉस्टल था उन लोगों का। और आपको बताए, इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट किया गया था। सुनो, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये सब किसी ना किसी चीज का हिस्सा है। इसके अंदर से ना कोई, मतलब मान लो कि बारिश हो रही है, तो ना टीचर आएंगे और ना स्टूडेंट आएंगे, तो उस दिन छुट्टी नहीं रहनी चाहिए। जिस दिन पढ़ाई है होगा, सब कोई अपने घर में बैठ के पढ़ो, इतना सिस्टम था। मतलब अगर टीचर कोई यहाँ से, मान लो टीचर का यहाँ घर है, तो यहाँ से अगर कोई टीचर पढ़ाता था ना, तो आवाज जो था ना, साउंड, वो साउंड उनके घर घर में जाता था। इतनी खतरनाक स्क्रिप्टिंग होती थी उस समय, इतनी खतरनाक। टेक्नोलॉजी देख रहे हो, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे तो बताओ उतना दूर आवाज जाएगा नहीं, लेकिन वो गुरुकुल में जब गुरु लोग बैठते थे सामने, तो उतना दूर तक के विद्यार्थी को आवाज चल जाता था गुरु का, एकदम साफ साफ। ये टेक्नोलॉजी थी उन लोगों की, बेहतरीन तरीके से बनाया गया था, ठीक है। इस पे लोग बैठते थे, इस पे हवन ववन होता था हमेशा। यज्ञ को कोई करना है, जैसे मान लो कोई नया विश्वविद्यालय या फिर नया लाइब्रेरी खुला है, तो उसके लिए हवन वगैरह हो जाता था। सब अलग अलग तरीके से अपना बैठ बैठ के अपना पढ़ाई करते थे। देखो, ये स्मारक है, ये स्मारक है पूरा बनाया हुआ, ये देखो इतना बड़ा। देखो, ये उनके बैठने का स्थल, ये इधर से जाते थे लोग इस पे पूजा वूजा करने के लिए, ठीक है। ये देखो रास्ता है, अभी तो ये रास्ता बन गया है फिलहाल, इस पे लोग बैठते थे, इधर ही पे घर था उन लोगों का।
ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ था। सोच के देखो, जिस समय में टेक्नोलॉजी का नाम नहीं था, उस समय में टीचर अपने घर में है और स्टूडेंट अपने अगर घर में है तो उनको आवाज चल जाता था। यही बख्तियार खिलजी को अच्छा नहीं लगा। वो क्या बीमार पड़ गया था। वो आया ना नालंदा ऐसे ही खोजते-खोजते आया, बोला सुने हैं यहाँ पर अच्छों-अच्छों का इलाज हो जाता है, हमारी बीमारी का इलाज करके दिखाओ। ठीक है? तो बोले बोले कि लेकिन हम हिंदू दवाई नहीं खाएँगे। हिंदू दवाई नहीं खाएँगे। तुम लोग सब जड़ी-बूटियों से बनाते हो दवाइयाँ, हम वो सब नहीं खाएँगे। ठीक है? तो ठीक है महाराज, नहीं खाइएगा तो कोई बात नहीं। कुरान तो पढ़िएगा। हाँ, कुरान पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे। बोला ठीक है, लीजिए, लेके जाइए, कुरान पढ़िए एकदम बढ़िया से। रोज़-रोज़ वो कुरान एक-एक पेज पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। धीरे-धीरे ना उसकी तबीयत सुधार होने लगी। बोला देखा, हम खाली कुरान पढ़ के क्या हो गए? सुधार हो गया हमारा। कुरान पढ़ के मेरा सुधार हो गया, तबीयत। तुम लोग का ठीक किया रे, तुम लोग ठीक किया है। बोलता है कि ठीक है, नहीं ठीक किया, ठीक तो हो गए ना आप, बहुत अच्छा बात है। जाइए अब। बोलता है कि हमको एक बात पता चला है, तुम लोगों ने उस कुरान में कुछ अपनी दवाइयाँ मिलाए थे। बोला ना तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो कुरान में कैसे दवाई मिला देंगे? बोला हाँ, तूने मिलाए थे। जब हम उसका पन्ना पलट रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा-सा गीला-गीला टाइप का दिखाई दे रहा था मुझको, कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा था। अभी तक जितना कुरान पढ़े उसमें तो नहीं मिला, लेकिन इस कुरान में क्यों ऐसा था? और मैं जब-जब पढ़ रहा था, तो देखना मुस्लिम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, ऐसे छू-छू के पढ़ते हैं, जीभ से चाट-चाट के। वो जो कुरान में लगा हुआ था दवाई, वो दवाई कहाँ जाता था? उसके जीभ में। और जीभ में बार-बार जब तक वो पेजेस पूरा पढ़ लिया, उसके बाद वो कुरान से बोलता है कि हम ठीक हो गए। लेकिन उसमें जो दवाई लगी हुई थी, एक्चुअली में उसका कमाल था। यही बात इसको राज नहीं आया और इसने पूरा का पूरा नालंदा जला दिया। पूरा नालंदा जला दिया। ठीक है? कि तुमने हमको ये दवाई खिलाई क्यों? हम कुरान पढ़ के ही ठीक हो सकते थे। लेकिन तुम्हारा इतना, तुम तो 15 दिन में मर जाता रे बाबू। लेकिन हम तुम लोग को तो बचा लिए, फिर भी तुम हम लोग को जला दिए। पूरा गुरु और उसमें जितने भी स्टूडेंट थे, सब के सब जले। ठीक है? और उसी साथ-साथ पांडुलिपि भी जल गई। तो पेड़ के छाल पे थी, वो तो बहुत जल्दी आग ना पकड़ेगी। अब जो पेड़ की छाल होगी, वो पतली-पतली होती थी, तो उसको काट-काट के लोग लेके आते थे और उसी के ऊपर लिखते थे। वो पांडुलिपि भी जल गई। लेकिन एक हिस्सा जलने से बच गया। और वही हिस्सा जलने से बच गया जिसका इतिहास इसमें लिखा था। कि बख्तियार खिलजी नाम का एक आदमी आया था जो हमारी मदद चाहता था, हमने उसकी मदद भी की, लेकिन वो हमारे इस विद्यालय को जला दिया और वही पांडुलिपि बच गई। इसीलिए हम लोग को इतिहास पता चला गया। ठीक है? ये सब चक्र का खेल है, चक्र चलते रहता है। बताओ, बख्तियार खिलजी यहाँ का था और यहाँ के लोग उसको भगवान मानते हैं। गौरी को तो यहाँ पे अपना आइडियल मानता। गौरी आया था, बाबर आया था, यहाँ पे आइडियल मानता है अपना। आया तो क्या तुमको दे के गया कुछ? लूट के तो लेके चला गया। बोलता है कि तब लाल किला किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया? बेटा वो हमारे पैसे से बना है, टैक्स के पैसे से, हमारे बाप दादाओं ने भरा है उन लोग को टैक्स, तब जाके बना है। तो वो कहाँ रहना चाहिए? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में? वो रहना चाहिए भारत में ही। तो कैसे उठा के लेके जाएगा? कोनो-कोनो बोलता है ना कि हम यहाँ से ताजमहल को उठा के लेके चल जाएंगे, तब देखेंगे तुम कहाँ घूमेगा। बेटा आराम से तू घूमेंगे, हम आराम से तू घूमेंगे। ठीक है? हम अयोध्या घूमेंगे। ठीक है? अजब बात करता है। हम अजमेर शरीफ घूमेंगे, वहां पे चल जाएंगे। तुम यहाँ से लेके जाए ताजमहल, वही का एक तो है। हावड़ा ब्रिज घूम लेंगे यार, 10 बार फेरा मार देंगे। वो भी तो ऐतिहासिक है, पुराना है। नालंदा घूम लेंगे हम, इसको तनी उठा के लेके जाओ ना, तनी काट के रख देगा पूरा। ठीक है? कितना खतरनाक है सब। देख लो, भाई आता ही होगा, आता ही होगा। नहीं, हेरा फेरी बोलता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही बात बोला है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ की जगह पे क्या बोलेगा? तो अक्षय कुमार क्या बोलता है, ए तू इसके साथ मत रह रे। तू भी पागल हो जाएगा। नालंदा इतना खतरनाक था, 1198 में जला दिया। ठीक है? बहुत महीने तक जला वो। देखो,
इसके बाद आप लोग को साहित्यिक स्रोत बता दिए थे, याद करिए। शिक्षा बताए थे, नाक कान आंख पैर हाथ नहीं बताए थे। अरे 6 गो वेदांग थे ना, व्याजो निशी कक्ष बताए थे। व से व्याकरण, ज से ज्योतिष, ठीक है, ये सब थे। ज्योतिष छंद निरुक्त व्याकरण कल्प और शिक्षा। शिक्षा एजुकेशन, कल्प को कल्प कहते हैं, व्याकरण को हम लोग व्याकरण कहते हैं, है ना, ग्रामर कहते हैं, ग्रामर। और निरुक्त हो गया आपका व्युत्पत्ति विज्ञान है, ये साइंस टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे छंद हो गए, छंद को छंद कहते हैं। और यहाँ पे ज्योतिषी, ज्योतिषी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और जो उसको करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं बताते हैं उसको एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, खगोल विज्ञान। देखो ध्यान से, यहाँ पे कई सारे लोगों की पुस्तकें मिलती है जिससे हम लोग को अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलते है। जैसे पारणी की पुस्तक अष्टाध्यायी, पारणी की पुस्तक अष्टाध्यायी, याद रखना नाम, ये सब नाम बहुत ज्यादा पूछता है। पारणी की पुस्तक अष्टाध्यायी, संस्कृत के महान व्याकरण पारणी की रचना अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं जो सूत्रों में लिखने के लिए कला का चरम उदाहरण है। अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ जो कर्म कांड का विस्तार करता है, आरण्यक और उपनिषद आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चाएं बताता है। उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है इसको। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण जो ब्राह्मण लोग लिखते थे, ब्राह्मण के जो ये होते हैं आर्कोलॉजिकल हिसाब से जब मिला ना ब्राह्मण ग्रंथों को, तो उसमें कर्म कांड लिखे हुए थे कुछ कुछ, कैसे कर्म होने चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए आपका, ठीक है, ऑलरेडी। और उसमें अनक्यक और उपनिषद भी मिलते हैं। उपनिषद बोलो चाहे अनक्य बोलो, दोनों ही इंग्लिश में कहा जाता है, अनक्यक और उपनिषद। इसका इंग्लिश भी दे देंगे आप लोगों को, नोट्स दे देंगे। महाकाव्य जो होते थे महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण। त्रेता युग के बारे में बताया गया है। अभी तक कितने युग हैं, 4। कौन कौन, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। समझ में आया, समझ में आया। तो सतयुग, त्रेता, अब त्रेता में कौन सा है, रामायण। और द्वापर में कौन, महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखे थे। और महर्षि वाल्मीकि रामायण। समझ में आया। तो रामायण में किसकी चर्चा मिलती है हम लोगों को, त्रेता युग की चर्चा, राम लक्ष्मण और सीता की कहानी, ठीक है। अरे रामायण में नहीं मिलता ये, राम लक्ष्मण और सीता। और इसमें बताओ महाभारत में द्वापर युग, तो द्वापर में कौन आए, द्वापर में कौन, श्री कृष्ण, ठीक है। राम हुए एक त्रेता में, एक रावण का संहार किया, इस युग में 100 रावण हैं, जब राम ने है अवतार लिया, है ना, ये गाना नहीं है। तो राम हुए एक त्रेता में, तो त्रेता युग में किसका बात आता है, रावण, ये राम रावण, और लक्ष्मण सीता विभीषण हनुमान जी, ठीक है, उन लोगों के बारे में। समझ में आया, त्रेता समझ में आ गया। त्रेता, उससे पहले सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है, कलयुग का एकदम नॉर्मल सीमा है, चरम सीमा नहीं है। अभी देखो नॉर्मल सीमा में इतना खतरनाक हो रहा है, किसी कोई मार दे रहा है, कोई किसी भी जगह पे लेके चल जा रहा है, कोनो पहाड़ से गिरा दे रहा है, तो कोनो नीला ड्रम में चला जा रहा है। ये तो अभी शुरुआत है खाली, अभी चरम उत्कर्ष बाकी है। जिस समय पेड़ पौधे नदी नाले सब खत्म हो जाएंगे और केवल क्या, ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन वो भी थोड़ा मात्रा में रहेगा। और जब पानी पियोगे ना वो कैप्सूल टाइप में पियोगे, खरीद के पीना पड़ेगा। 2 रुपए का कैप्सूल दीजिए तो पानी वाला, पीना है, पानी पीना है, ऐसा रहेगा। अब सब जगह रोबोटिक दुनिया हो जाएगी, रोबोटिक, ठीक है। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी जंगल झाड़ उड़ाए जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तब तक हम आप कोई भी नहीं रहेगा। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, एक शंकर शंकरण, दुई शंकर शंकरण, वो लोग रहेगा, ठीक है। 10th क्लास में नहीं पढ़े थे, दुई शंकर शंकरण, एक शंकर शंकरण, वो लोग रहेंगे। वो लोग धीरे धीरे उनके फिर बेटा बेटी आएंगे, फिर उनके बेटा बेटे, और आते आते ना वो सालों बीत जाएगा, जब बहुत साल बीत जाएगा तब एकदम देखना उस समय उन लोगों का चरम सीमा, उन लोग खतरनाक होगा। उन लोग के समय में मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट देखेगा नाच गान सब। अभी भी देखता है ना, अभी तो छुप छुप कर देखता है, अरे ऑर्केस्ट्रा बोल रहा है, छुप छुप के देखेगा, ठीक है। अ- अभी जैसे छुप छुप के देखता है, उस समय एकदम सब एकदम साफा तरीके से सब, सब एकदम मतलब क्या कह सकते हैं, असभ्य हो जाएगा, असभ्य जीवन जिएगा कुकुर जैसा। जीवन बहुत सालों का नहीं रहेगा, 40 साल 30 साल बस इतने ही में निपट जाएगा आदमी आगे आने वाले समय में, ठीक है। अभी देख नहीं रहा है कितना लिपट जा रहा है। 30 साल 38 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, जा गया, थे, क्या समझ में आएगा, थे, अगले दिन चलो ते रवि खाना है। ठीक है, इतने खतरनाक होंगे।
आने वाले समय में एकदम पूरा सब असभ्य हो जाएगा, धीरे धीरे दुनिया खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, नदी नाले में सब पूरा कचरा भरा रहेगा। अभी भी है कचरा वचरा बहुत ज्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरा नदी ही कचरा बहेगी, एकदम कचरा खाली उसमें बहेगा। नाला, नदी छोटी नदी बोला के नाला में कूदा दिस। ठीक है, ऐसा रहेगा। देखो पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। अच्छा, महाभारत में किसकी चर्चा मिलती है? द्वापर युग में किसकी चर्चा? कृष्ण की चर्चा। और पांडव और कौन? कौरव। कौरव की संख्या कितनी थी? 100। और पांडवों की संख्या 5। भीष्म पितामह श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे महाभारत तो चुटकियों में खत्म कर देते हैं, लेकिन सब लिखन है, पहले से लिखा जा चुका था, तो उसको हम बदल कैसे सकते थे? चुटकी बजाते महाभारत खत्म, चुटकी बजाते समय रोक दिए, पृथ्वी रुक गई, चुटकी बजाते ही। ये जब उनको बताया जा रहा था ना, अर्जुन को जब पूरा पाठ पढ़ा रहे थे, तब उसी को कहा जाता है गीता। गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एकदम धारण किया था, एकदम अपना प्रचंड रूप। अर्जुन तो देख के आंख बबूला हो जाता, बाप रे बाप, माधव आप इतना विशाल, आप हो कौन? अरे हम कंकड़ कंकड़ हैं, तो ये चींटी चल रही है वो भी हम ही हैं, ये हवा जो चल रही है वो भी हम ही हैं, कंकड़ कंकड़ में बसे हुए हैं हम। सही बात है, पिलर में से निकल गए थे, नरसिंह अवतार, पिलर तोड़ के नहीं निकल गए थे एकदम खतरनाक। भाई उन लोगों से मजाक वजाक नहीं करना, ठीक है? तो कब अखिया फेर देंगे बेटा, चल। पुराणों की संख्या देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसको पांचवा वेद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पांचवा वेद। ऐतिहासिक विवरण और इसके विषय वस्तु में ऐतिहासिक अध्ययन के 5 शाखाएं हैं, जिसके प्रमुख है सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? इसी से हुई है। प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रलय और प्रत्यावर्तन भी किससे होगा? इसी से होगा। और मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है हम लोग इंसान जो है, ठीक है? इसमें पुराणों के विषय में शेष भाग है चौथा, वंश, राजाओं और ऋषियों का वंशावली और वंशानुचरित कुछ चुने हुए पत्रों की जीवनियां, और बाद में इसे तीर्थों और उनके महात्म्य को भी जोड़ा गया था। जैन साहित्य मिलता है, बौद्ध साहित्य मिलता है, जातक कथाएं मिलती हैं। जैन साहित्य में मिलता है आपको जैनिज्म के बारे में, जैसे महावीर स्वामी के बारे में। वो जब पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? धर्म की स्थापना करने के लिए। साथ साथ बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध आए थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो जब आए थे तो पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि ये अपने घर छोड़ के निकल जाएंगे। तो महाराज सुद्धोधन ने क्या किया था? इनका कमे वर्ष में शादी करा दिया, ठीक है, यशोधरा से। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। क्योंकि आकाशवाणी जब हुई थी ना, तो उसी समय बता दिया गया था राजा सुद्धोधन को कि ये घर में नहीं रहेंगे, ये वैरागी बन के घूमेंगे और सबको एकदम पूरा सबको ना ज्ञान बांटते फिरेंगे, ज्ञान नॉलेज। तो बोले कि इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में एक ही को बेटा है, आइयो साम्राज्य में नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? एक काम करो, शादी करा दो, इधर ही रहेगा। तो गौतम बुद्ध का शादी हो गया यशोधरा से, और उनका एक बेटा भी हुआ। बेटा का नाम था राहुल, बेटे का नाम था राहुल। तो राहुल राहुल जब जन्मा ना, तो बोलता है कि हमारे रास्ते का एक कांटा है, रास्ते का कांटा, इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? राहुल। वही राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। तो उनके रास्ते का कांटा क्या बन गया था? राहुल। तो एक दिन क्या किए ना, महल से बाहर निकल गए। महल से बाहर निकले, तो एक उनके सामने एक भिखारी आया। बोला ये आदमी ऐसे क्या कर रहा है, ये क्यों भीख मांग रहा है? बोला ये भिखारी है। उनका सारथी के साथ निकले थे, सारथी समझते हो, जो रथ चलाता है। तो रथ पे बैठे हुए थे, ये तो राजा थे ना, महात्मा बुद्ध क्या थे? राजा थे। महात्मा बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थी थे। तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक क्या कहलाते थे? बुद्ध ही कहलाते थे, ठीक है, सिद्धार्थ कहलाते थे। जैसे ही वो बाहर निकले ना, तो उनको दिखाई दिया कि वो कोई बूढ़ा है, वो खास रहा था, खांसते खांसते बेचारा दम खास रहा था। तो सारथी से पूछा, इनको क्या हुआ है ये बूढ़े को? बोला कि तब खास रहे हैं, तबीयत खराब है, आपका भी ऐसी ही तबीयत खराब होगा। तो क्या बोलता है, सही बोल रहा है। बोला हाँ, अब बाहर अभी अभी तो आप आए हैं, चलिए आगे चलिए। आगे जा रहा था, तो मिला उनको एगो अर्थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोला इसको क्या हुआ, ये लेटा क्यों है ऐसे? तो बोलते हैं कि चला गया, सामने देखे थे ना, खास रहा था, वो जाने वाला है, यही चला गया है। ठीक है। बोला ओहो, सबको मरना है? बोला हाँ तय है, सबको जाना है वो एक बार। तो घर में ना बहुत मायूस होके आए, ये यशोधरा बैठो।
क्या हुआ? अब तो इनको अचंभित लग गया, भाई क्या हो गया? बुला रहे हैं ऐसे। जानती हो, सब मोह माया है। बोले क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मोह माया है। दुनिया हमारे लिए बनी ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी इस दुनिया में सबके लिए एकदम क्या हो, एक समान हो जीवन। हम अभी-अभी बाहर गए तो देखे, नहीं, नहीं आप बातें मत करिए, रहने दीजिए उसका, चुपचाप से रहिए शांति से। हम घर में नहीं रहना चाहते। क्या बोलते हैं? ये छोटका बचवा क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? इसका क्या होगा? तो बोले कि नहीं, नहीं देखो, हम लोग को घर में रहना ही नहीं चाहिए। ये घर, ये प्यार, ये प्रेम, ये दुष्परिणाम, ये सब का क्या है, एक बार सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो हो गया बस, मेरा ज़िंदगी खत्म। चाहिए फिर तब वो घर से बिना किसी को बोले निकल गया। राजा शुद्धोधन भी एकदम पूरा बोलने लगे, जो भविष्यवाणी किया गया था, वो सिद्ध ही हुआ। और गए सारनाथ के जंगलों में एकदम। सारनाथ के जंगलों में जाके खूब एकदम तपस्या किए, आध्यात्मिक ज्ञान लिए और वहाँ जाने के बाद फिर बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में। तो वही पूरा का पूरा किसमें साहित्य मिलता है? बौद्ध साहित्य में, ठीक है? किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। जो गौतम बुद्ध की वाणियाँ हैं, वो किसमें लिखी गई है? पाली भाषा में, ठीक है? और सुनो, उन्होंने 4 सत्य कहा है। यह दुनिया, ये जो दुनिया है, ये दुखों का क्या है? संसार है, मतलब दुःख का संसार है। और दूसरा कहते हैं, ये दुःख का कोई ना कोई कारण है। इस कारण का, ये दुखों का कारण का निवारण हो सकता है, अगर आप क्या रखते हो? अष्टांगिक मार्ग रखते हो। अष्टांगिक मतलब 8 गो मार्ग। सही दृश्य, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा ना देना, ऐसे करके उनका ना पूरा 8 गो अष्टांगिक मार्ग है। 8 गो मार्ग है। इस मार्ग पे चलोगे तो दुखों का निवारण हो सकता है। अब बोले हैं, इस सभी दुखों का निवारण है और ये संसार दुखों से भरा है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। मतलब ये जो दुःख है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा है? आर्य सत्य दिया है। वो सब किस भाषा में है? पाली भाषा में। ठीक है? इसका प्रचलन कहाँ से हुआ था? मगध से। और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ये भाषा श्रीलंका भी पहुंची थी। जातक कथाएं भी मिलती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म में संबंधित प्रसिद्ध बौद्ध कृतियां हैं, जिसकी संख्या कितनी है जातक की? 550 से अधिक है और इनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व मिलता है। अच्छा, त्वरित एकदम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पुराणों की संख्या 18। अष्टाध्यायी किसके लिखा हुआ है? पाणिनि का। कितने अध्याय हैं? 8। धर्मसूत्र, स्मृतियां और राजनीतिक ग्रंथ, तो इसमें है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन जितने भी चीजें हैं, मौर्यकालीन जो लिखे हुए हैं वो किसमें मिलते हैं? अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ठीक है? मौर्यकालीन, इसमें राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज का विवरण सब दिया है। अर्थव्यवस्था समझते हो? इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, इकोनॉमिकल, वो इसमें है। राज्य व्यवस्था, जिसमें जैसे हम लोग को मिलता है राजा कैसे बनता है, राजा, राजा कैसे बनना है, जैसे भल्लाल देव, है ना? अच्छा, उसका कौन सा ये रहता है? भल्लाल देव का कौन सा साम्राज्य रहता है? महास्मती साम्राज्य रहता है ना? सचों में बल्लाल देव का नाम का एगो आदमी है, सच में था बल्लाल देव। देखो बाबू, यहाँ पे कुछ हम लोग को किताबों की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है किताबें कौन सी हैं, रचना किसने किया, लेखक कौन है और इसके विशेष मुख्य तथ्य कौन है। ठीक है? तो इसमें याद रखना है, मुद्रा राक्षस, हिंदी इंग्लिश दोनों में कहते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को कौन लिखा था? विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त। मालविकान मित्रम, कालिदास ने लिखा था। मेघदूतम, कालिदास ने लिखा था। यही वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम पूछा है एग्जाम में कि मेघदूतम किसका लिखा हुआ है? कालिदास का। ऑप्शन बी पे था। हर्षचरित, कौन था? वाणभट्ट। गौरवाहो, वक्तिप राजा, वापतिक राजा। विक्रमादित्य चरित, विल्हन। ठीक है? विल्हन। कुमारपाल चरित्र, जयसिंह और हेमचंद्र। पृथ्वीराज चरित्र, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। ठीक है? और राजतरंगिणी कलहन। राजतरंगिणी में कश्मीर की चर्चा है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है, जो बुक है, उसमें कश्मीर की चर्चा है। तो आपको 3-4 नाम याद रखने हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मेघदूतम कालिदास, हर्षचरित्रम वाणभट्ट, हर्षचरित्रम वाणभट्ट, मेघदूतम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, राजतरंगिणी कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। ठीक है?
पृथ्वीराज चौहान की कहानी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज रासो में मिलती है। पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी मिलती है किसमें? पृथ्वीराज चौहान की कहानी पृथ्वीराज रासो में मिलती है। उनमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा है, जबकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई और उनकी मृत्यु 1192 में। तो मार दिया कैसे? अजब सा बात है ना, बहुत अजब बात है ना। पृथ्वीराज पृथ्वी सिंह की मृत्यु पृथ्वीराज रासो में जो लिखा गया है, ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु जो हुई थी, वो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो 1192 में हो गई थी, तराइन के दूसरा युद्ध के पश्चात। ठीक है, तराइन का 3 गो युद्ध हुआ था, 1191, 1192 और 1215, 3 गो युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी को वो पकड़ लेते हैं और अपने एक के हाथ में ऐसे ना बांध लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान ऐसे एक हाथ में, गला तो दबाने ही वाले थे, तब तक पृथ्वीराज ये मोहम्मद गौरी बोलता है छोड़ दो महाराज, हमको छोड़ दो, हम इसके बाद फिर कभी भारत में नहीं आएंगे। ये भारत में जब नहीं आएंगे तो बेटा तुम फिर कैसे आया 1192 में, ये बोला था। लेकिन ये क्या कर दिया, धोखा कर दिया। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा कर दिया, इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1192 में वापस आया तो राजा जय सिंह ने क्या कर दिया इनके साथ, जय सिंह थे, हाँ, धोखा कर दिया और फिर इनको पकड़ के ले जाके अफगानिस्तान लेके चला गया और वहीं पे किसकी मृत्यु हो गई? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की, जबकि भारत के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो 1192 में क्या कर दिए, तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ तो पृथ्वीराज चौहान तो मारे गए। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई है? 1206 में। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई तो मारा कौन उनको? ये नॉर्मल मृत्यु थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, ये जो मारने का जो सिलसिला है ना वो केवल किसमें चला, पता चला है पृथ्वीराज रासो में पता चला। बाकी और कोई इतिहासकार नहीं कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा है। कहीं ना कहीं ये बातें कुछ कुछ क्या है, गलत है। इसीलिए हम बोले ना कि पुरातात्विक से लगभग लगभग जानकारी मिलती है, पूरा जानकारी नहीं मिलता। समझ में आया? तो पृथ्वीराज रासो में केवल लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको मार डाला, किसको? तो मोहम्मद गौरी को मार डाला। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब अच्छा से साक्ष्य पता किया गया तो 1206 में उसकी मृत्यु दिखाई। ठीक है, इसी के बाद से तो भारत में गुलाम वंश चालू हो गया। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी चला और इसी में आए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी, बलबन था, तो उसके बाद फिर ये खत्म हुआ गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया, इब्राहिम लोदी को मार के फिर बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर आया, फिर शाहजहां, औरंगजेब, लाल किला सब बना। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, आज हम लोग हैं, फिर अभी नेता लोग, वो लोग शासन कर रहा है। ठीक है, इतिहास कितना बड़ा है देख रहे हो। विदेशी विवरण भी मिलता है, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, इससे हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है कि नहीं? हेरोडोटस की पुस्तक क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है, तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये पूरा का पूरा रहा आप लोगों का कि आप कैसे इतिहास को जान सकते हो। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि इतिहास में कैसे कैसे युद्ध हुए थे, कब कब युद्ध हुए थे, अंग्रेजों ने कैसे इतिहास में पांव रखा, अंग्रेज, उसके बाद उससे पहले मुस्लिमों ने कैसे भारत में शासन किया था, उसके पहले हिंदू राजाओं ने कैसे भारत में शासन किया था, उसके बारे में 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। पहले हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ना है जिसमें हम लोग के चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, पढ़ना इन लोगों के बारे में। हसीन मसूक शाह, ठीक है, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश,
कर्ण वंश, सातवाहन, ठीक है, सातवाहन वंश, ये सब डायनेस्टी चलेगी। सबसे पहले डायनेस्टी कौन थी? हरियंक वंश। इसी में आएंगे बिंबिसार, बिंदुसार, कालाशोक, अशोक, खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश में आएंगे धनानंद। धनानंद के समय में युद्ध होगा किसके साथ? तो दुनिया का राजा, तो दुनिया का राजा कहा जाता था सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, उसके साथ युद्ध होगा। और उसके बाद चोटी सिखा खा के फेंक दिया जाएगा, धनानंद फेंकवा देगा किसका? कौटिल्य का। और कौटिल्य एक 13 वर्ष के बच्चे को बैठाएंगे मौर्य वंश के शासक पे, नाम था उसका चंद्रगुप्त मौर्य। राजा थे ना, हिंदू राजा। और दहेज में लिया जाएगा 4 गो देश, अफगानिस्तान का 4 गो देश, ठीक है। कहानी समझ में आया? ये पूरी कहानी आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे, बहुत मस्त कहानी है ये, ठीक है। अभी फर्स्ट चैप्टर बहुत खतरनाक चलेगा अभी। अगले क्लास में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।